नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपके लोक शिक्षा संचालनालय मध्य प्रदेश यानी भोपाल द्वारा जो आपके राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 में जो आपके पेपर लिए जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि एनएएस के जो आपके पेपर लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कक्षा 10वीं के हिंदी का पूरा सॉल्यूशन बताया जाएगा। दोस्तों आपके जितने भी सभी 60 प्रश्न हैं, सभी 60 प्रश्नों के उत्तर हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बड़ी होने वाली है क्योंकि आपको टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सभी क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यह एग्जाम भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मायने रखता है। इसलिए सभी क्वेश्चन के आंसर को आपको बिल्कुल राइट करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, ठीक है। वीडियो को बीच में कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपका है लोक शिक्षा संचालनालय जो कि आपके राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण परीक्षा 2021, ठीक है। ये आपके सभी जगह होने वाली है, इसलिए सॉल्यूशन को पूरा जरूर देखें, ठीक है। सबसे पहले जो आपको क्या निर्देश को पढ़ लेना है, यहाँ पर देखिए पहला है इस पुस्तिका में 60 प्रश्न हैं। कितने हैं दोस्तों? 60 प्रश्न हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इस पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 120 मिनट का समय है, यानी कि आपको दोस्तों 2 घंटे यानी कि 2 आवर का समय मिलेगा, यानी कि 120 मिनट का समय रहेगा, ठीक है। टोटल 60 प्रश्न है, यानी कि एक प्रश्न को करने के लिए आपको लगभग 2 मिनट आपको मिलेंगे, ठीक है। फिर देखिए प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प रहेंगे जो कि 1, 2, 3, 4 हैं। इनमें से केवल एक ही उत्तर है जो आपका सही है। फिर आप रफ्कार इसी पुस्तिका में कर सकते हैं, यानी कि इस पुस्तिका में आपको रफ्कार भी देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको एग्जाम जहाँ पर भी हो बस आपको क्या है इसी तरीके के निर्देश दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण है क्लास 10 का है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 1 से 6 तक निर्देश दिए गए हैं कि निम्नलिखित समाचार को पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त जवाब चुनिए। तो हमें एक समाचार दिया गया, इसे पढ़कर हमें 5-6 लगभग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन्हें के हमें उत्तर देने। तो यहाँ पर देखिए टहरी के जंगल में उड़न गिलहरी, कहाँ पर दोस्तों? टहरी के जंगल में उड़न गिलहरी। उसके बाद है 6500 फीट की ऊंचाई पर आई नजर, ठीक है। तो आपको दोस्तों क्या है आंसर, आपको केवल ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर देख लेना। अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है आपको कुछ आंसर गलत भी हो जाए, इसलिए पूरा आपको क्वेश्चन पढ़ना है क्या पूछा गया है और उसको जो भी अगर संदर्भ दिए गए तो उनको भी आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि केवल आपको आंसर टिक कर लेना, हो सकता है किसी ने आपको आंसर गलत भी बता दिया, इसलिए मैं बोलता हूँ पहले पूरा अच्छी तरीके से समझिए, उसके बाद आंसर टिक कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हवा में छलांग लगाती है उड़न गिलहरी। तो उड़न गिलहरी के बारे में क्या दिया गया? देखिए फ्लाइंग स्क्वेरल उल्टी नहीं बल्कि, यहाँ पर चलिए मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए फ्लाइंग जो स्क्वेरल होती है उल्टी नहीं बल्कि हवा में छलांग लगाती है, इससे लगता है कि यह उड़ रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक फ्लाइंग स्क्वेरल के शरीर में दाईं और बाईं ओर तरफ अतिरिक्त त्वचा होती है जो छलांग लगाते समय फैल जाती है। साथ ही पैरों में भी त्वचा की झिल्ली होने के कारण काफ़ी देर तक हवा में रह पाती है। यह नीचे से ऊपर की तरफ छलांग नहीं मार सकती बल्कि सिर्फ ऊंचाई से नीचे की तरफ छलांग मारती है। तो ये आपको जानकारी दे दी गई है जो आपकी चीज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, उससे पहले आपको यहाँ पर देख लेना है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए पूरी यहाँ पर कटिंग दी गई, यहाँ पर उड़ने वाली गिलहरी का फाइल फोटो भी यहाँ पर दिया गया है। तो इसको पूरा अगर आप चाहते हो इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैंने इसे अच्छी तरीके से पूरा रीड कर लिया है, उसके बाद ही मैं आपको क्या है आंसर बता रहा हूँ। देखिए ये जो उल्टी है वो क्या है समुद्र तल से 665 फीट की ऊंचाई पर स्थित देवल सारी रेंज का जंगल अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपको पूरा पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन था कि वन विभाग जो कि उड़न गिलहरी का संरक्षण इसलिए करना चाहता है, तो क्यों करना चाहता है? जो वन विभाग ऑप्शन एक है शर्मीली होने का 8400 जी हाँ दोस्तों, इस व्हाट्सएप नंबर को याद कर लीजिए। यहाँ पर आपके मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी क्वेश्चनों के डाउट सॉल्यूशन होंगे अब अपने व्हाट्सएप पर ही। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, अपने फ़ोन में इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कीजिए और आपको जिस क्वेश्चन में डाउट है उस क्वेश्चन की यहाँ पर आपको फ़ोटो खींचना है और उसे अच्छी तरीके से क्रॉप करना है, तुरंत आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर आप चाहे 6 से 12 तक हो, IIT JEE मेंस एडवांस के हो या फिर CBSE आप UP या फिर किसी अन्य बोर्ड का हो, तुरंत पाइए अपने व्हाट्सएप पर सभी क्वेश्चनों के डाउट सॉल्यूशन। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाइए डाउनलोड कीजिए। कारण आसानी से दिखाई नहीं देती। सेकेंड है संख्या में कम होने के कारण लुप्त हो सकती है। थर्ड है यह समुद्र तल से 6500 फीट ऊंचाई पर मिलती है। या फुर्तीली होने के कारण यह तुरंत ओझल हो जाती है। तो जो वन विभाग है इसका संरक्षण क्यों करना चाहता है ये हमें बताना है दोस्तों। इसका आंसर पहले का जो हो जाएगा वो सेकंड नंबर का हो जाएगा, क्योंकि संख्या में कम होने के कारण यह लुप्त हो सकती है, इसलिए जो वन विभाग है इसका संरक्षण करना चाहता है। तो ये क्वेश्चन 1 का आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है उड़न गिलहरी के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। तो दोस्तों हमें बताना जो उड़न गिलहरी है उसके बारे में कौन सी बात सही नहीं है। पहला है यह बहुत कम स्थानों पर पाई जाती है। सेकेंड है यह नीचे से ऊपर छलांग मारती है।
थर्ड है इसके शरीर में झिल्ली होती है और चौथा है यह काफ़ी देर तक हवा में रह पाती है। तो दोस्तों क्वेश्चन का दूसरे का जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर देखिए, यह नीचे से ऊपर छलांग मारती है। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने आपको जो पढ़ाया था इस संदर्भ इसलिए मैंने आपको पढ़ाया था, देखिए इसमें क्या दिया गया था, यह बल्कि यह क्या है, सिर्फ ऊंचाई से नीचे की ओर छलांग मारती है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर छलांग मारती है। आप बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया था, यहाँ पर देख लीजिए कि यह नीचे से ऊपर की ओर छलांग मारती है। तो ये क्या है, हमसे अच्छा कथन नहीं पूछा गया था। अगर यहाँ पर लिखा होता कि ऊपर से नीचे की ओर क्या है छलांग मारती है तो ये कथन सत्य होता, लेकिन यहाँ पर नीचे से ऊपर की ओर क्या है छलांग मार रही है, तो ऐसा तो जो उड़न गिलहरी ये नहीं करती, तो ये हमारा असत कथन हो जाएगा। और हमसे यही पूछा गया था कौन सा कथन सही नहीं है, तो सेकंड वाला सही नहीं है। इसलिए मैंने दोस्तों आपसे कहा था कि इसे अच्छी तरीके से आपको रीड करना है। तो आई होप आपको एक आंसर क्लियर हो गया। उसके बाद थर्ड आता है कि वन विभाग किसकी जानकारी जुटा रहा है, उड़न गिलहरी के परिवार की, उड़न गिलहरी के भोजन की, या उड़न गिलहरी की आवाज़ की, या उड़न गिलहरी की संख्या की। तो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, क्वेश्चन 3 का आंसर हो जाएगा उड़न गिलहरी के परिवार की क्या है जानकारी जुटा रहा है। चौथा देखिए, वनकर्मी हैरान क्यों थे। तो क्वेश्चन 4 पहला, गिलहरी गेस्ट हाउस के पास दिखाई दी थी। सेकेंड है, वे पहली बार गिलहरी की फ़ोटो खींच सके थे। थर्ड है, जंगल में उड़न गिलहरी पहली बार दिखाई दी थी। और चौथा है, उन्होंने उड़न गिलहरी को पहली बार देखा। तो बच्चों क्वेश्चन 4 का आपका आंसर हो जाएगा कि गिलहरी गेस्ट हाउस के पास दिखाई दी थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों 5 में, देखिए प्रकृति प्रेमियों के लिए अच्छा समाचार क्या है। तो हमें बताना जो प्रकृति प्रेमी है उनके लिए अच्छा समाचार कौन सा है। यहाँ पर भी दोस्तों आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। तो इसका जो 5वें का आंसर हो जाएगा बच्चों वो सेकंड वाला हो जाएगा, जो कि है दुर्लभ प्रजाति की गिलहरियों का संरक्षण किया जाना है। तो जो प्रकृति प्रेमियों के लिए अच्छा समाचार यह है कि दुर्लभ जो प्रजाति की गिलहरियाँ हैं उनका क्या संरक्षण किया जाना। फिर आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 कि उड़न गिलहरी का नाम उड़न गिलहरी इसलिए पड़ा, क्यों पड़ा उड़न गिलहरी का नाम उड़न गिलहरी, ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है यह एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक उड़ सकती है। सेकंड है यह ऊपर से नीचे छलांग लगा सकती है। तो दोस्तों ये तो कथन हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हाँ ये सत्य है, ऊपर से नीचे की ओर ही छलांग लगा सकती है, सत्य है, ठीक है। मैंने आपको जो पैसेज पढ़ाया था उसमें बताया था। ऐसा लगता है मानो वह उड़ रही हो। और चौथा, इसमें पैरों में दोनों ओर झिल्ली होती है। तो क्वेश्चन 6 का आपका आंसर बच्चों थर्ड वाला हो जाएगा, ऐसा लगता है मानो यह उड़ रही है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा दोस्तों, उड़न गिलहरी पड़ा। अब दोस्तों 1 से 6 क्वेश्चन तक हमें जो क्या है उड़न गिलहरी के बारे में दिया गया था। क्वेश्चन 7 से 12 तक हमें एक देखिए गद्यांश दिया गया। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित गद्यांश से पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त जवाब चुने। तो यानी कि हमें गद्यांश को पढ़कर जो आपको सबसे अच्छा आंसर लगता है वो आपको चुना। यहाँ पर स्पष्ट लगाया गया है कि सर्वाधिक उपयुक्त जवाब चुने, ठीक है। पहला है देखिए, तहखाने के अंदर जाऊं ना जाऊं, कुछ देर तक दुविधा में पड़ा रहा, फिर जोर से सांस ली और कलेजे को पत्थर बना लिया। कौतूहलवश नीचे झुका, इतने वर्षों के तहखाने में भरी हुई विषैली हवा निकल चुकी होगी और अब वहाँ ताज़ी हवा फैली हुई होगी। इस विचार के साथ लंबे चौड़े सपाट पत्थर पर हाथ रखकर एक 5 सुरंग के अंदर रखा, सीढ़ी मिल गई, उस पर मजबूती से खड़ा हो गया, धीरे धीरे 2 सीढ़ियों के पार किया और वहीं से यहाँ पर आपको पूरा पैसेज पढ़ लेना, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे पहले मैंने आपको दोस्तों बता दिया कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको पूरा पैसेज को रीड करना है। उसके बाद अगर आप पैसेज को दोस्तों 1 या 2 बार अगर आप रीड कर लेंगे तो आंसर आपको खुद मिल जाएंगे, आपको ढूंढने की तक जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर 1-2 बार पैसेज को जरूर पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पर आप पैसेज दी गई तो जरूर, इसे मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, पैसेज को आपको 100% पढ़ना है, लगभग 2 से या 3 बार, ठीक है। पैसेज पढ़ लेंगे उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आप आसानी से दे पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार लेखक तहखाने में जाने को लेकर क्या है, भयभीत था, उत्साहित था, असमंजस की स्थिति में था या विवश था। तो यहाँ पर आपको देखिए तहखाने में यहाँ पर देखिए क्या दिया गया था, तहखाने के अंदर जाऊँ ना जाऊँ, कुछ देर तक दुविधा में पड़ा रहा, फिर जोर से सांस ली और कलेजे पत्थर लिया और कौतूहल नीचे झुका। तो यहाँ पर क्या है, ये लेखक ने क्या है तहखाने जाने में उसका क्या मन था। तो यहाँ पर भयभीत था, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 7 का आंसर आपको हो जाएगा भयभीत था, फर्स्ट वाला। 7वें का पहला आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला, क्योंकि वो डर रहा था। डर आदमी कब डरता है, जब वो भयभीत होता है, ठीक है। 8वां है, लेखक क्या सोचकर तहखाने के भीतर गया, तहखाने में धन संपत्ति मिलेगी। सेकेंड है, तहखाने की जहरीली हवा निकल चुकी है, तहखाने में सीढ़ियाँ होंगी, तहखाने में अंधेरा होगा। तो प्रश्न 8 का बच्चों आपका आंसर सेकंड वाला हो जाएगा, तहखाने की जहरीली हवा निकल चुकी होगी। तो 8 का सेकंड वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बच्चों आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिए गए, तहखाने के दृश्य को देखकर लेखक को क्या याद आया। जो तहखाने के दृश्य देखे थे, अगर आपने पैसेज पढ़ी होगी तो वहाँ पर लेखक बताया गया था कि लेखक ने तहखाने में क्या क्या दृश्य देखे हैं। तो उसे दृश्य देखते समय क्या याद आ गया, 22 साल पहले की घटना याद आई, या घर की धन दौलत की या बात आई, या अपने बेटे पोते की, या अपने पाप पुण्य की।
तो प्रश्न 90 का बच्चों आपका जो आंसर है वो फर्स्ट वाला हो जाएगा। 22 साल पहले की घटना की याद आ गई थी लेखक को, तो इसे नोट कर लीजिएगा। आप देखिए 10वां आता है कि लेखक की आंखें चौंधिया जाती थी। कब चौंधिया जाती थी हमें बताना है। तो 10वें का आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, जब टॉर्च की रोशनी हीरे जवाहरात पर पड़ती थी तब चौंधिया जाती थी। फिर 11वां गद्यांश में किस वारिसपन की बात की गई है, जमीन की, संपत्ति की, पाप पुण्य की या खेती बाड़ी की। तो 11वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड वाला, पाप पुण्य की। ठीक है, अब आता है 12वां क्वेश्चन कि लेखक के पास किस सवाल का जवाब नहीं था। इसके 4 ऑप्शन है। पहला है वह अपनी जमीन जायदाद किसे दे, ये आभूषण किसके हैं, वह अस्थि पंजर किसका था, वह वारिसपन से यही खत्म कर दे या नहीं। तो 12वें का आपका जो आंसर हो जाएगा चौथा वाला हो जाएगा, वह वारिसपन को यहीं खत्म कर दे या नहीं। तो आपका सेकंड प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद देखिए आपको थर्ड देखने को मिलेगा जो कि प्रश्न क्रमांक 13 से 18 तक। यहाँ पर निम्नलिखित विज्ञापन को पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त जवाब हमें देना है। ठीक है, यहाँ पर विज्ञापन दिया गया है जो कि है आईडीएस का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारी नज़र आप पर है। किस पर है दोस्तों, हमारी नज़र आप पर है। तो यहाँ पर देखिए अपनी अघोषित आय की घोषणा आज ही करें, यानी कि जो आपकी अघोषित आय है उसकी घोषणा आज ही करें। आय घोषणा रोजगार 2016 30 सितंबर 2016 तक लागू। पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित www.incometaxindia.gov.in। तो यहाँ पर ईमेल आईडी दी गई है। ठीक है, अब इसी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर पूरे आपको पढ़ लेना है क्या जानकारी दी गई है। आय घोषणा योजना 2016 की है ये संबंधित महत्वपूर्ण तत्व यहाँ पर दिए गए हैं कि घोषणाकर्ता की घोषित बेनामी संपत्ति को बिना प्रतिफल को 1 वर्ष के अंदर स्थानांतरण के परिणामस्वरूप पूंजी अभिलाष अथवा टीडीएम बेच नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको पढ़ लेना पूरा। ठीक है, सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि हमें दिए जाएंगे दोस्तों क्वेश्चन 13 से लेकर 18 तक। 13वां है देखिए आय घोषणा का विज्ञापन किस विभाग द्वारा जारी किया गया है। तो अगर आपने यहाँ पर देखा होगा तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आयकर विभाग। ठीक है, लिखा है कि नहीं दोस्तों 13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आयकर विभाग। ठीक है, मैंने आपको स्टार्ट से ही मैं लगातार बोल रहा हूँ कि आंसर आपको केवल टिक नहीं करना है यहाँ से। ठीक है, आपको क्या समझ कर भी जाना है। ठीक है, जो आपको पैसे में दिए गए वो अगर आंसर कोई बता रहा है तो उसका आपको पता भी होना चाहिए कि सही है नहीं। तो यहाँ पर हमें इस पर दिख रहा है कि आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया, तो हमने रख दिया तीसरा वाला राइट आंसर आयकर विभाग। फिर आता 14 प्रस्तुत विज्ञापन में किस तरह की आय की घोषणा को प्रोत्साहित किया गया है, पूरी आय की, अघोषित आय की, मासिक आय की या वार्षिक आय की। तो बच्चों क्वेश्चन 14 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 का सेकंड दिया गया है अघोषित आय। तो यहाँ पर मैंने आपको इसीलिए रीड करके बताया था। यहाँ पर देखिए किसके बारे में बात की गई है। यहाँ पर देखिए अपनी अघोषित आय की घोषणा आज ही करें। तो यहाँ पर अघोषित आय के बारे में बताया गया है तो हमने आंसर कर दिया। ठीक है, सब पूरे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी से रिलेटेड पूछे जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन अलग से नहीं पूछा जाएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, 15 निम्नलिखित में से किस माध्यम द्वारा आय की घोषणा की जा सकती है। आयकर आयुक्त को निजी ईमेल में लिखकर भेजना, आयकर विभाग को मौखिक रूप से बताना, या आयकर आयुक्त के पास अघोषित आय भिजवाना, या आयकर विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रस्तुत करना। तो बच्चों 15वें क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा चौथा हो जाएगा आयकर विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रस्तुत करना। 16 आता है कि आयकर विभाग किसी संस्था के साथ साझा नहीं करेगा। तो आयकर जो विभाग है वो किसी संस्था के साथ क्या साझा नहीं करेगा, तो ये हमें बताना है। तो पहला है आपकी अघोषित आय की सूचना, सेकंड है आपकी कुल संपत्ति की सूचना, आय घोषणा योजना की सूचना, या आपकी कुल जमा पूंजी की सूचना। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, आय घोषणा योजना की सूचना किसी को भी नहीं बताएगा जो आपका आयकर विभाग है। ठीक है, यानी कि इनकम टैक्स संस्था है वो नहीं बताएगी। फिर 17वां आता है इस विज्ञापन में आयकर विभाग द्वारा पूछताछ के लिए कौन सा माध्यम अपनाने की सलाह नहीं दी गई, वेबसाइट की, डाक की, ईमेल की या फ़ोन की। तो जो क्वेश्चन आपका 17 है, 17 का आंसर सेकंड वाला हो जाएगा डाक की। ठीक है, 17 का आपका सेकंड वाला आंसर राइट आंसर है। फिर बच्चों आता है 18 जो कि आपका प्रस्तुत विज्ञापन में आय की घोषणा किस तिथि तक लागू है। तो यहाँ पर किस तिथि तक लागू की गई है हमें बताना है। तो यहाँ पर अगर आपको डेट भी यहाँ पर दी गई होगी, अगर आपने यहाँ पर देखा होगा, देख लेते हैं एक बार हम, अगर कहीं देखने को मिलती है हमें। यहाँ पर देखिए आय घोषणा योजना जो कि है 30 सितंबर 2016 तक लागू है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है 30 सितंबर 2016 तक। ठीक है, तो अब हमें ज़्यादा क्या 30 सितंबर ऑप्शन देखना है और कुछ हमें देखना ही नहीं है। ठीक है, 30 सितंबर 2016। तो 18वें का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कोई बोलता है कि 18 का आंसर फर्स्ट है तो आप सोचते हैं कि सही है या नहीं, लेकिन अब मैंने आपको प्रूफ भी बता दिया कि ये बिल्कुल राइट आंसर है, तो आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ठीक है, और दोस्तों हम आपके जो भी आपके राष्ट्रीय जो आपकी उपलब्धि सर्वेक्षण योजना है 2021 के सभी सब्जेक्ट हम कक्षा 10वीं के सोल्यूशन आपको बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले दोस्तों रेड कलर में कुछ इस तरीके से सब्सक्राइब
बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब पर बटन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद पास ही में बेल आइकन का बटन आएगा तो उसे भी आप क्या है बटन दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि है नीचे लिंक मिल जाएगी स्टडी विद हेमन के नाम से। तो वहाँ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर आपको इसकी सॉल्यूशन मिल जाएगा, साथ साथ सॉल्यूशन की आपको PDF भी प्रोवाइड करा दी जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। इसलिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ, स्टार्ट में मैंने नहीं बताया, टाइम बर्बाद होता है, लेकिन अब क्या है हमने 18 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन 19 से 24 पे आ चुके हैं, तो 19 से 24 में क्या दिया गया है वो हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प लिखिए। तो हमें दोस्तों एक फिर गद्यांश आया हुआ है, तो गद्यांश को आपको पढ़ना जरूर है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि 2-3 बार गद्यांश को पूरा जरूर पढ़िएगा, मैंने कई बार रीड किया है। यहाँ पर देखिए व्यत नाम के गाँव में यह माना जाता है कि धान की आत्मा घर की सबसे बूढ़ी माँ में निवास करती है। तो बच्चों क्या है आपको सभी गद्यांश को अच्छी तरीके से रीड जरूर करना है, ठीक है। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ और बार बार बोलूँगा, ठीक है। तो इसे अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन आता है 19वां, देखिए धान के संबंध में वियत नाम के गांव में कौन सी बात प्रचलित नहीं थी। तो वो इसके 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, हमें बताना है कौन सी बात प्रचलित नहीं थी। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा चौथा हो जाएगा कि लोग धान को फुटबॉल की तरह प्रयोग में लाते। किस तरह की? फुटबॉल की तरह। फिर आता है कि क्वेश्चन 20 है, धान उगाने के लिए सही क्रम क्या है। तो दोस्तों अगर जो किसान हैं, जो धान उगाने वाले किसान हैं, उनके जो बच्चे हैं तो वो जानते होंगे धान उगाने के लिए हम कौन सा क्रम यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर वैसे बताया तो गया होगा आपको स्पेशल में धान उगाने का क्रम यहाँ पर कहीं पर, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो आपको आसानी से यहाँ पर मिल जाएगा कि धान का क्रम क्या होता है, ठीक है। तो आसानी से आप यहाँ पर देख पाएंगे। चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ। 20 में का बच्चों जो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला हो जाएगा खेत जोतो। सबसे पहले हम क्या करते हैं तो खेतों को जोतते हैं, उसके बाद हम जो भी पौधा होता है या बीज होता है उसे बोते हैं, उसके बाद हम उसे रोपते हैं, उसके बाद पानी लगाते हैं, पानी लगा कर काटते हैं, फिर गहराई करते हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस होता है। तो फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 का, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिएगा, ये 20 का आपका आंसर हो चुका है। फिर आता है 21वां की फसल पकने के बाद धान के खेत कैसे नहीं होते। तो फसल पक जाती है तो धान के खेत कैसे नहीं होते। तो 21 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो सेकंड वाला हो जाएगा, जो कि है रुपहली चांदनी से भरे नहीं होते, इस तरीके से, ठीक है। फिर 22 में आता है धान की रुपाई के बाद खेत कैसे लगते हैं। रुपहली चांदनी जैसे, सुनहरी धूप जैसे, धानी सुगंध लिए या लहराती हरियाली जैसे। तो क्वेश्चन 22 है, तो दोस्तों 22 का आंसर जो आपको हो जाएगा वो चौथे नंबर का हो जाएगा, लहराती हरियाली जैसे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 23, देखिए जो कि दिया गया है कि गहराई क्रिया कहते हैं। तो गहराई क्रिया कैसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है बालियों के दाने अलग करना, सेकंड है धान की पौध लगाना, खेत को गिराना, या पौधों पर लगे कीड़े मारना। तो जो क्रिया होती है गहराई क्रिया हम किसे कहते हैं हमें बताना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है अभी क्या क्लियर नहीं है, जैसे क्लियर होता है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर बता दिया जाएगा। अगर किसी को मतलब पता है कि घाई का क्या मतलब होता है, जो घाई क्रिया होती है उसका क्या मतलब होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 24 में आए खेती के संबंध में आज के ज़माने में क्या परिवर्तन हुआ है। तो हमें बताना जो खेती के संबंध में आज के ज़माने में क्या परिवर्तन हुआ है। तो 24 का आंसर आपको थर्ड वाला हो जाएगा कि थ्रेशर मशीनों की गुर गुर सुनाई देती है। क्या किसकी सुनाई देती है? थ्रेशर मशीनों की। अब देखिए क्वेश्चन 25 से 30 दिए गए हैं दोस्तों हमारे। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सबसे सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो गद्यांश दिया गया है कि जाड़ों के दिन थे, ठीक है। फतेहचंद 5:30 बजे दफ्तर से लौटे तो चिराग जल गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने बजे लौटे थे? 5:30 बजे। तो इसको भी आपको पूरा 2-3 बार रीड करना है, ठीक है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, इसको आपको 2-3 बार पूरा अच्छी तरीके से रीड कर लेना है। जैसे आप पूरा रीड कर लेंगे तो बहुत सारे डाउट हैं आपको 2-3 बार में क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से आंसर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2-3 कैरेक्टर हैं। यहाँ पर देखिए साहब है, फतेहचंद है, तो आपको क्या पूरे अच्छी तरीके से रीड करना पड़ेगा, तब आप इसके आंसर अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन दिए गए हैं कि यहाँ पर देखिए कि फतेहचंद दफ्तर से आने के बाद किसी से कुछ बोलते क्यों नहीं थे। हमें बताना है कि जो फतेहचंद थे वो दफ्तर से आ जाते थे, लेकिन फिर उसके बाद भी किसी से कुछ नहीं बोलते थे। क्यों नहीं बोलते थे? पहला उन्हें नींद आ रही होती थी, उनका मौन व्रत होता था, वे थके हुए होते थे या उनकी आवाज़ चली जाती थी। तो 25वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो थर्ड वाला हो जाएगा, वे थके हुए होते थे, इस कारण वो किसी से नहीं बोलते थे। थर्ड वाला ऑप्शन राइट है। फिर आता कहानी का साहब था। तो कहानी में जो साहब था वो कौन था? घमंडी था, दयालु था, विनम्र था, या मेहनती था। तो 26 का आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा, कहानी का जो साहब था वो था घमंडी, ठीक है। फिर आता है 27वां, फतेहचंद जब घर लौटे तो चिराग क्यों जल गए थे। तो चिराग क्यों जल गए थे हमें बताना, सर्दी का मौसम था, चिराग जलने का रिवाज था, उन्हें अंधेरा बर्दाश्त नहीं था, या साहब का हुक्म था। तो 27 का सेकंड वाला हो जाएगा, चिराग जलने का रिवाज था। तो सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। 28 में देखिए साहब को देखकर फतेहचंद का खून क्यों सूख गया। तो क्यों सूख गया था हमें बताना, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 28 का आपका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला कि साहब बहुत गुस्से में थे, ठीक है। फिर आता 29वां, कहानी के अंत में
फतेहचंद दफ्तर क्यों नहीं गए? ऑप्शन ए है दफ्तर जाने का कोई फ़ायदा नहीं था, सेकंड है दफ्तर जाने का कोई नुकसान नहीं था, थर्ड है दफ्तर जाने का कोई काम नहीं था और चौथा था वे बहुत थक गए थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 है। तो इसका आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा कि दफ्तर जाने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो 29 तक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने अभी तक वीडियो के लिए लाइक का बटन नहीं दबाया है तो नीचे लाइक का बटन आपको दिख रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर बोल रहा हूँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप सभी सब्जेक्ट के सोल्यूशन हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं, ठीक है। तीसरा है कि चपरासी के आने का समाचार सुनकर फतेहचंद ने क्या अनुमान लगाया? तो यहाँ पर 4 अनुमान लगाए होंगे, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दफ्तर अभी भी खुला है, चपरासी फाइल लाया होगा, साहब बहुत नाराज होंगे या साहब ने बुलाया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो चौथा है, साहब ने बुलाया होगा। तो ये चौथा वाला आपका राइट आंसर है। फिर आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 की मीठा शब्द से बनने वाला भाववाचक संज्ञा है। तो मीठा शब्द से जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो हमें बताना है। तो इसके 4 ऑप्शन है, मिठाई, मिठास से मिष्ठान है, मीठी। तो 31 का आंसर आपका सेकंड वाला हो जाएगा मिठास, ठीक है, सेकंड वाला राइट आंसर है। फिर जो आता है आपका जो क्वेश्चन नंबर दिया गया है 32 की प्राकृतिक का विलोम है, सामान्य, अकृत्रिम, कृत्रिम या असमान। तो 32 का आपका जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड वाला हो जाएगा अकृत्रिम। प्राकृतिक का क्या हो जाएगा दोस्तों? 32 का सेकंड वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। तो इसे अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए आपका अकृत्रिम नहीं होगा क्योंकि जो प्राकृतिक है अगर विलोम पूछा गया तो प्राकृतिक आपका कृत्रिम होगा। क्या होगा दोस्तों? कृत्रिम। तो जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर होगा, इसे नोट कर लीजिएगा। कहीं पर आपको अकृत्रिम बताएगा लेकिन ये राइट वाला नहीं है, आपका कृत्रिम ही राइट आंसर है, ठीक है। तो आपको थर्ड वाला ऑप्शन ही करना है, प्राकृतिक का विलोम कृत्रिम होता है, ठीक है। सामान्य का विलोम असमान हो जाएगा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी। फिर आता है 33वां, बहुब्रीहि समाज का उदाहरण है, चौराहा, रसोईघर, दशानन या रातों रात। तो बहुब्रीहि समाज का क्या होता है दोस्तों कि हम इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका दशानन, ठीक है। इसमें क्या तीसरा पद प्रधान होता है, यानी कि हम जैसे कि दशानन, तो दशानन क्या होता है? दश जिसके अनंत, तो क्या आ जाएगा आपका रावण, ठीक है। इसलिए आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही है 33 का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित लोकोक्ति द्वारा कीजिए, ठीक है। हम उचित लोकोक्ति का प्रयोग करना, हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है कि पिताजी खेतों में टहल भी आए और ताज़ी सब्जियां भी ले आए, यह तो वही बात हुई। तो क्या बात हुई? आम के आम, गुठलियों के दाम, या खोदा पार निकली चुहिया, या ऊंची दुकान फेंके भगवान, या गई भैंस पानी में। तो इसमें कौन सी की जो कहावत सही बैठेगी कि पिताजी खेतों में टहल भी और ताज़ी सब्जियां भी ले आए? तो 34 का जो आपका आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा कि आम के आम, गुठलियों के दाम, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है, किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तुम घर जाओ, 2 किलो चावल लाओ, उसके साथ मत खेलो, या घोड़े पर मत चढ़ो। तो 35 का आपका आंसर हो जाएगा कि 2 किलो चावल ले आओ। इस वाक्य में क्या है? विशेषण का प्रयोग हुआ है। फिर आता है 36 जो कि है आपका आकाश में बादल छाए हैं। रेखांकित जो शब्द है बादल, यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है वो है हमारा बादल, ठीक है। तो रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो बादल का पर्यायवाची शब्द हमें लिखना है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका 36 का आपका आंसर चौथा वाला हो जाएगा मेघ, ठीक है। फिर आता है 37वां कि किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? तो 37 का आपका आंसर हो जाएगा चौथा वाला, डॉक्टर ने मुझे दवाई दी। फिर आता है 38वां, उपयुक्त शब्द में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, हमें सही, फिर हमें ब्रैकेट स्थान दिया गया है का आंसर का अंतर करना चाहिए। तो हमें सही, गलती, या खलास, या गलत, या बुरा। तो हमें सही यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 38 का वो आपका हो जाएगा तीसरा वाला, हमें सही गलत का अंतर करना आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, नोट कर लीजिएगा। फिर 39 आता है निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य की पहचान कीजिए, यानी कि सरल वाक्य हमें पहचान करनी है जो कि बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। तो 39 का आपका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला कि रवि खेल रहा है। तो बहुत ही सिंपल वाक्य है, ठीक है। और ये आप पढ़ के देखेंगे तो यदि तुम पढ़ोगे तो यहाँ पर यदि आ गया, जो करेगा, तो सिंपल तो बिल्कुल यही है, रवि क्या है? खेल रहा है। फिर 40 में आता है, जब जय शब्द में कौन सा शब्द जोड़ने पर वह जीत के अर्थ में प्रयुक्त होगा? जय में जीत हो जाए, ठीक है। तो 40 का आंसर देखेंगे तो फर्स्ट वाला हो जाएगा जय वी, यह आपका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम क्या जय में अगर वी जोड़ देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? विजय, ठीक है, हो जाएगा क्या? विजय। तो विजय का मतलब क्या होता है? जीत होता है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 40 कंप्लीट हो चुके हैं। अब आता है 41वां क्वेश्चन जो कि शोर मचाते बच्चों से माँ ने कहा, तुम सब ने बुरी तरह परेशान कर रखा है। रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा है। तो ये आपका जो मुहावरा है कि बुरी तरह परेशान कर रखा है, तो इसके लिए कौन सा मुहावरा है? नाक में दम रख करना, दांत दिखाना, नाक भौचलाना, सिक्का जमाना। तो सिंपल क्वेश्चन 41 का फर्स्ट वाला आंसर है नाक में दम करना, ये मुहावरा प्रयुक्त होता है। फिर है निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य नहीं है। तो 42 का आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, उसके आने पर मैं उसे क्षमा कर दूंगा, ये संयुक्त वाक्य नहीं है। फिर आता है
सकारात्मक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में है? तो क्वेश्चन 43 है, इसका आपका आंसर चौथा वाला हो जाएगा, शेखर ने राशि को चॉकलेट दी। ठीक है। और 44 में उपयुक्त शब्द से वाक्य पूरा कीजिए। हर शनिवार वह घर है जाता जा गया या सोता। तो हर शनिवार को वह घर जाता ही हो सकता है। तो 44 का आंसर आपका क्या फर्स्ट वाला हो जाएगा, क्योंकि वह ये आपका नहीं होगा। बस हर शनिवार वह घर जा है, जा का कोई मतलब नहीं निकलता, गया का भी नहीं, तो जाता है आपका राइट आंसर होगा। बाकी कुछ क्वेश्चन के आंसर आप अपने माइंड से भी लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको लगता है कि ये राइट आंसर है, आप वो भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके मैं बता रहा हूँ वो ही आंसर करें। ठीक है। फिर आता है 45वां, रिक्त स्थानों की पूर्ति सटीक मुहावरे द्वारा कीजिए कि मेरा परीक्षा फल देखते ही पिताजी हो गए। तो 14वीं का चांद, तिल का ताड़ है, बाग बाग है, ईद का चांद। तो 45 का आपका आंसर हो जाएगा थर्ड का, बाग बाग हो गए। जो जैसे ही मेरा परीक्षा फल देगा तो पिताजी कैसे हो गए, बाग बाग हो गए। थर्ड वाला राइट आंसर। फिर आता है हमारा 40 वन प्रत्यय वाला शब्द है, वान, सॉरी यहाँ पर वान दिया गया है, वान प्रत्यय वाला शब्द है। यहाँ पर देखिए जवान, सावन, दयावान या दीवान। तो क्वेश्चन आपका 40 का जो आंसर थर्ड वाला हो जाएगा दयावान, क्योंकि यहाँ पर देखिए दया और ये आपको जो प्रत्यय है वो है वान। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दयावान। ठीक है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी लास्ट वाले में भी वान है। ठीक है। यहाँ लेकिन यहाँ पर दी कोई शब्द नहीं है। ठीक है। लेकिन ये दया है वो पूरा शब्द है, इसलिए दी कोई शब्द नहीं। अगर ये हमारा पूरा शब्द होता तो हम वान प्रत्यय लगाते, लेकिन यहाँ पर दीवान पूरा एक शब्द है, लेकिन यहाँ पर दया भी शब्द है, वान भी शब्द है, इसलिए आपका थर्ड वाला राइट आंसर होगा। फिर आता है 47वां, तालाब में हंस तैर रहे थे। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द, यानी तालाब का पर्यायवाची हमें शब्द लिखना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 47 का आपका आंसर सेकंड वाला हो जाएगा सरोवर। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आता है 48वां, विद्यासागर सामासिक पद का विग्रह है। तो विद्यासागर का हमें विग्रह करना है। तो 48वां क्वेश्चन इसका आंसर सेकंड वाला होगा। विद्या का सागर होता है, उसे हम विद्यासागर बोलते हैं। तो सेकंड वाला आंसर आपको टिक कर देना है। फिर आता है 49, वह खाना खाकर फिर खालिस्तान दिया गया है, वापस आ जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त अवयव द्वारा कीजिए। शायद आगे जल्दी या लेकिन। तो वह खाना खाकर जल्दी आएगा या लेकिन या शायद या आगे। तो स्पष्ट दिख रहा है 49 का जो आपका आंसर का थर्ड आएगा, वह खाना खाकर जल्दी वापस आ जाएगा। थर्ड वाला ही आपको राइट आंसर करना है। फिर आता है 50 क्वेश्चन, पंकज के साथ कौन जाएगा इस वाक्य में सर्वनाम है। तो 50 का आपका आंसर थर्ड वाला हो जाएगा, जो कि है कौन। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट देखते हैं, जो कि हमें दिया गया है कि 51 रिक्त स्थानों को में उपयुक्त शब्द लिखिए। उसकी गले में ही अटक गई। सांस या सांस, सभी सांस हैं, तो कौन सी सांस अटक गई। तो 51 का आंसर आपको सेकंड वाला हो जाएगा, उसकी सांस। ठीक है। सेकंड वाला। फिर आता है 52 में किस शब्द में नी प्रत्यय लगा हुआ है, हिंदी, मोरनी, मालिनी या रानी। तो हमें बताना है कि किस शब्द में आपका जो नी प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो 52 का आपका आंसर हो जाएगा वो चौथा वाला हो जाएगा, रानी। तो इसमें क्या नी प्रत्यय लगा हुआ है। फिर देखिए फिर आता है हमारा जो कि दिया गया है 53 किस शब्द में ईन प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए महीन, तीन, मशीन या नमकीन। तो 53 का आपका आंसर हो जाएगा चौथा वाला, नमकीन। फिर है हमारा 54वां, 4 मासों का समूह का समस्त पद होगा। तो 4 मासों का समूह हमें बताना है। 54 का आंसर आपका हो जाएगा चौमासा। ठीक है। चौमासा हो जाएगा, आपको कर देना चौमासा। ठीक है। 4 मासों का समूह चौमासा होता है। फिर आता है 55, जिस पर भरोसा ना किया जा सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जिस पर भरोसा ना किया जा सके उसे हम बोलते हैं अविश्वसनीय। ठीक है। तो 55 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, चौथे नंबर का। ठीक है। फिर आता है 55 का जो कि सोनी ने गुड़ के साथ रोटी खाई। रेखांकित शब्द में कारक क्या, तो गुड़ के साथ जो लिखा गया इसमें कारक कौन सा है। तो 56 का आपका आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है। तो हमें बताना, रुकिए 1 मिनट। तो 56 का फर्स्ट वाला राइट आंसर है, इसे नोट कर लीजिएगा। 57 सरल वाक्य कौन सा है। तो 57 का आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, माली तनु को पौधे लगाना सिखा रहे थे। ठीक है। फिर 58 आता है, तो किस वाक्य में क्रिया कर्मक है। तो 58 का सेकंड वाला हो जाएगा, नीला हारमोनियम बजाती है। फिर आता है 59 जो कि वीर उद्धर रणभूमि प्राण दे रहे हैं पर भागते नहीं। रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। पीठ नहीं दिखाते, मुंह की नहीं खाते, हवा नहीं हो जाते, बाल भी बांका नहीं करने देते। तो 59 का आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा कि पीठ नहीं दिखाते। भागते नहीं का मतलब होता है पीठ नहीं दिखाते। 60 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा, गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। रेखांकित शब्द है। तो ये आपका 60वें क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। तो इस तरीके से पूरा हमने आपको सॉल्यूशन बता दिया है। जो आपका राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के जो आपके पेपर लिए जा रहे हैं क्लास 10 के, आपको हिंदी का पूरा सॉल्यूशन बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको अदर सब्जेक्ट के जैसे कि आपका इंग्लिश, आपका विज्ञान, सोशल साइंस, उनका भी हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक बेल आइकन का बटन नहीं दबाया है तो बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।